प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास पढ़ लिया था और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, है ना। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन इक्विवेलेंट मास एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्लियर है? अलग अलग सब्सटेंसेस का हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका सीखा कि कैसे किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। जैसे कोई एटम दिया हो तब कैसे, तो उसके केस में हम लोगों ने क्या बोला था, इन जनरल हम लोगों ने क्या बोला था, इक्विवेलेंट मास जो अपना जनरल फॉर्मूला था दैट वाज इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या, जेड फैक्टर। एक फैक्टर लिया था हम लोगों ने, जनरली बोलता है क्या, एन फैक्टर, हम लोगों ने इसको जेड नाम दिया, जेड फैक्टर। ये Z क्या था, जब एटम का इक्विवेलेंट मास निकाला था तब ये Z क्या हुआ करता था, वैलेंसी। क्या होता था, वैलेंसी। क्लियर है? जब आयन का निकालते थे तब ये क्या होता था, चार्ज। तब ये क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो भी आयन के ऊपर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, है ना। जब सॉल्ट का निकालते थे तब वही फिर सेम क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कैसा चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, दोनों मिला के नहीं, या तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड या तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग बोलते थे सॉल्ट में। क्लियर? उसी तरीके से जेड फैक्टर एसिड का क्या था, बेसिसिटी। क्या था, बेसिसिटी, है ना। क्या होता है बेसिसिटी, हम लोगों ने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है, ठीक। और जेड फैक्टर ये किसके लिए था, एसिड का, और बेस का जेड फैक्टर क्या था, इसी तरीके से एसिडिटी, है ना। ये पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में सीखा है। अब एक ही बच गया था आपका जेड फैक्टर, दैट वाज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, या इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लोस्ट इन एनी रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको अभी तक हम लोगों ने अभी तक टच नहीं किया। अभी तक हम लोगों ने Z इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग निकाला है, इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, बिकॉज ये इसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो अपना एक बाकायदा एक चैप्टर ही होगा दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। 11th क्लास का एक चैप्टर ही है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले हम लोग बेसिक आइडिया ले रहे हैं, मोल का बेसिक आइडिया ले रहे हैं, किसका, इक्विवेलेंट मास का बेसिक आइडिया ले रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का। फिर हम लोग मोल से रिलेटेड सारी बातें खत्म जब करेंगे, क्लियर है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीओएसी। अभी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोइचियोमेट्री को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे हैंडल की जाएगी, तो उसमें हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, सिंपल स्टोइचियोमेट्री मेथड, फिर लगा दिया लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की। वही स्टोइचियोमेट्री कितनी आसान हो गई, क्लियर। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जब जाएंगे, है ना, कि मल्टीपल स्टेप्स में जब रिएक्शन दिया होगा तब देखेंगे पीओएसी का इस्तेमाल। तो ये सब मिला करके अपना स्टोइचियोमेट्री हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मोल के सारे कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। फिर हम लोग वापस आएंगे किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। तब देखेंगे अलग अलग चीजें, रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ करके तब अपना चैप्टर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, क्लियर है। तो अभी हमने इसको बिल्कुल छुआ ही नहीं है। जब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक 10th क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, और यहां से स्टार्ट करके पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, बैलेंसिंग वैलेंसिंग सब, क्लियर। तो अभी इसको बिल्कुल नहीं छूना है, सर आपने दिए तो बताया ही नहीं, है ना। बिल्कुल नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे, बिकॉज इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो पूरा अपना चैप्टर लेकर के चलेंगे, ठीक। तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप फॉलो करने की कोशिश करो। जब अपना ये चैप्टर खत्म होगा तो आप देखना कि आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर है। हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है, ठीक। तो अपना भी एक तरीका है, उसको उसके अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है, ठीक। खैर, तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया है, इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ा। अब उसका एप्लीकेशन है कि जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो देखना है सिंपली, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। शुरू कर दो, सवाल लिखना है, स्टार्ट करो, क्वेश्चंस लिखते चले जाएंगे, है ना। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लिखना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आंसर आएगा, नो डाउट, आंसर बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन मुद्दा आपका यह है कि हर क्वेश्चंस को समझना, अलग अलग क्वेश्चन में क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया और सॉल्व करने का अपना अप्रोच क्या है,
ये 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करना अपना टारगेट नहीं है। अपना टारगेट क्या है? कॉन्सेप्ट को पकड़ना। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो आप सैकड़ों क्वेश्चंस कर सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। लेकिन अगर 10-20 क्वेश्चन रट्टा मारे तो उससे भला होने वाला कुछ नहीं है ना। तो चलिए, अपने पास शीट है क्वेश्चंस का, ये असाइनमेंट पैकेज जो सॉल्व करते हैं बच्चे, उसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, स्टार्ट करना। पहला सवाल है, ए बाइवेलेंट मेटल, लिखते चले जाइएगा फटाफट सवाल, क्वेश्चन लिखिए। ए बाइवेलेंट मेटल हैज एन इक्विवेलेंट मास, ए बाइवेलेंट मेटल हैज एन इक्विवेलेंट मास ऑफ 32। इसका इक्विवेलेंट मास दिया हुआ मेटल का कितना? 32। ए बाइवेलेंट मेटल हैज एन इक्विवेलेंट मास ऑफ 32। What is the molecular mass? What is the molecular mass of metal nitrate? Metal nitrate, इसके नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ऑप्शंस आर 182, 168, 192, 188। सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए बाइवेलेंट मेटल हैज एन इक्विवेलेंट मास ऑफ 32। ठीक, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट इज, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके पास, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये 4 ऑप्शन आपके पास। अब पहले ही बोला उसने बाइवेलेंट मेटल है। बाइवेलेंट मेटल का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? बाय का मतलब 2। तो अगर इस मेटल का आयन बनाए हम लोग तो बोलेंगे M2+। अब बोला इसका नाइट्रेट बनाओ, तो नाइट्रेट क्या होता है? तो बोलते हैं हम लोग NO3- को नाइट्रेट बोलते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? तो बोलेंगे 1। अब इससे मिला के कंपाउंड बनाना है तो मेटल की वैलेंसी कितनी? 2। तो ये पूरे पे आ जाएगा। और नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो यहां लिखेंगे मेटल के सामने। ऐसे तो क्रिस क्रॉस मेथड में लिखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? तो उस मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा। क्लियर? अब सवाल में क्या बोला है? इस मेटल नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास बताना है। क्या बताना है? मेटल नाइट्रेट का क्या बताना है? मॉलिक्यूलर मास बताना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कब निकाल पाएंगे? जब इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास सब कुछ पता हो तो हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल ही देंगे। क्लियर? तो अब देखो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या है वो देखो। जब जैसे मैंने बोला इसका मॉलिक्यूलर मास कब निकलेगा? जब मेटल का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होगा, सीधा जोड़ दोगे सबका मास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है। अभी मैंने बोला था इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट मास वाज इक्वल टू मोलर मास बाय Z फैक्टर, यही ना? क्लियर? ओके, इक्विवेलेंट मास क्या दे रखा है? बोलो, इक्विवेलेंट मास क्या दे रखा है? 32। ठीक, Z अपना कितना है? 2 है ना? तो एटॉमिक मास ही तो पता चल जाएगा। ये मोलर मास का मतलब क्या? एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो M क्या है? मेटल है। मेटल का एटम है तो उसका एटॉमिक मास ही तो बोलेंगे। तो एटॉमिक मास कितना पता चल गया? 64। क्लियर है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ मेटल, ऑफ मेटल, जो मेटल को हम लोगों ने बोला M, इज 64। क्या इतना क्लियर है? अब बोल रहे कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट दैट इज MnO3 होल ट्वाइस, ये तो पूछा। सो इट विल बी सिंपली इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। तो कौन है? मेटल का एक एटम है, बोलो इस फॉर्मूले में। और नाइट्रोजन का कितना एटम है? 2 नाइट्रोजन का एटम है। ऑक्सीजन का कितना एटम है? तो बोलेंगे 2 3 जा, बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? कितना? 6 ऑक्सीजन एटम है बस। अब इसका एटॉमिक मास आपने निकाल दिया है। कितना निकाल दिया है? बोलो 64। तो पुट कर देंगे 64 और प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 28 और प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 96। जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 6 4 10 और 8 18। 1 9 1 10 10 2 12 12 6 18। कितना हो गया? 188 ग्राम पर मोल। क्लियर? या इसी को क्या बोल दोगे? 188 U, जो बोलो। क्लियर? तो अब इसमें कोई ऑप्शन है? बोलेंगे यस, डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्या आंसर हो जाएगा अपना? डी।
तो सवाल मिल गया, आंसर वो इशू नहीं है, अप्रोच हमने क्या सीखा वो देखना है। तो अगर ऐसा सवाल आए तो क्या करना है, जैसे ही बोला इसने क्या कि कोई मेटल था वो बायवैलेंट था, बायवैलेंट बोलते ही वैलेंसी पता चल गई 2, जैसे ही वैलेंसी 2 पता चल गई तो इक्विवेलेंट मास से एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्लियर है, हम लोगों ने वहां से एटॉमिक मास निकाल दिया। एक बार इसका एटॉमिक मास निकल गया तो अब पूछा इसका नाइट्रेट बोलो, तो नाइट्रेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। मान लो बोलता है इस मेटल का सल्फेट बता, तब क्या बोल देते, ये तो रहा M और ये रहा सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी कितनी तो बोलेंगे 2, मेटल की वैलेंसी कितनी तो बोलेंगे 2, 2 हो गया कैंसिल, तो ये हो जाता फॉर्मूला। क्लियर, बोले मेटल का क्लोराइड, तब बोलेंगे M, और क्लोराइड के लिए Cl, Cl की वैलेंसी 1 तो यहां, मेटल की वैलेंसी 2 तो यहां। क्लियर है, बोलता मेटल का बाइसल्फेट, तब क्या बोल देते M, और बाइसल्फेट का फॉर्मूला क्या HSO4 माइनस, इसकी वैलेंसी 1 तो यहां, इसकी वैलेंसी 2 तो ऐसे लिखते। बोल देता मेटल का कार्बन बाइकार्बोनेट, तब बोल देते M, और HCO3 की वैलेंसी 1 और मेटल की वैलेंसी 2 तो ऐसे लिख देते। क्लियर, सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपना अपना बदलेगा तरीका लिखने का। क्लियर है, सवाल तरीका समझ में आया, सवाल कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ में आया, कोई दिक्कत? ओके। क्या इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से सॉल्व किया जा सकता था? बोलो, आपसे क्या पूछा, मोलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट, ये तो पूछा था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट। एक मिनट, कपड़ा किधर गया? क्या पूछेगा हम लोगों से, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट। अच्छा, मान लो ये अपना कंपाउंड है, ठीक, तो अगर ये मेटल है तो केटायन है और ये एनायन है ना। मान लो सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं या कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं तो सॉल्ट ही तो हुआ। क्लियर है, ये नहीं बोला सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्या बोला, नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं। तो मेटल तो है तो उसका केटायन है, और ये एनायन है तो क्या ये सॉल्ट है? बोलो, क्या इसको हम लोग सॉल्ट बोलेंगे? व्हाट इज सॉल्ट? कॉम्बिनेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, तो ये अपना सॉल्ट है। और सॉल्ट के लिए क्या फॉर्मूला था, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर। जेड फैक्टर क्या था, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, तो बोलेंगे दिस इज सिंपली मोलर मास, और टोटल पॉजिटिव चार्ज इसमें कितना है, तो जितना मेटल के ऊपर चार्ज है, मेटल के ऊपर चार्ज कितना है 2 यूनिट का, और मेटल कितना है अकेला, तो 1 into 2 क्या बोलोगे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे M2 प्लस और NO3 माइनस। अब ये 2 बार है तो बोलेंगे 2 NO3 माइनस। चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज निकालो तो बोलेंगे +2, चाहे तुम नेगेटिव चार्ज बनाओ तो 2 into 1 कितना हो गया -2। इससे डिवाइड कर या इससे डिवाइड कर, फैक्टर तो 2 ही है, तो यहां फैक्टर कितना आ गया 2, कोई दिक्कत? क्लियर। अब मोलर मास बराबर क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्ट बराबर क्या 2 into इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, बोलेंगे इतना ही तो बोलेंगे। अब बोलो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कैसे लिखते थे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कैसे लिखते थे, सो इट वाज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन, है ना, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन लिखते थे ना। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन तो दे रखा है, ये तो दिया हुआ है कितना 32, तो ये लिख दिया 32। क्लियर है, क्या लिख दिया 32, और प्लस एनायन कौन है तुम्हारा, नाइट्रेट, क्या है नाइट्रेट। अब नाइट्रेट का कितना होगा, तब क्या बोलेंगे, नाइट्रेट का मतलब क्या है NO3 माइनस कितना हो जाएगा इसका 62, कितना हो जाएगा मोलर मास कितना 62। एनायन का लिखना इक्विवेलेंट मास तो क्या हो जाएगा मोलर मास बाय वैलेंसी मतलब चार्ज, तो मोलर मास कितना है 62 और चार्ज कितना है 1, तो ये इक्विवेलेंट मास कितना हो गया इसका, बोलो 62। क्लियर है। अब जब हम लोग सॉल्ट लिखते थे तो क्या सॉल्ट में ये जो 2 लिखा हुआ क्या इससे मल्टीप्लाई करते थे, इक्विवेलेंट मास में नहीं करते थे, है ना, सीधा क्या केटायन और एनायन, याद होगा पिछले लेक्चर पलट के देखो। क्लियर, तो क्या बोलोगे 32 में क्या जोड़ दोगे 62, कितना हो गया बेटा 6 3 9 94, ये क्या हुआ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट हुआ, है ना। अब मोलर मास तो पूछा है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्ट कैसे बता दोगे तुम, बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो मोलर मास ऑफ सॉल्ट विल बी क्या 2 into इक्विवेलेंट मास, एंड इक्विवेलेंट मास इज 94, सो इट विल बी कितना 180। क्लियर है, सो इट विल बी 188। तो ऐसे भी निकला, आपको जो मेथड पसंद है उसको अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास कॉन्सेप्ट सीखने का था, दोनों तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या बोलता है।
अगला सवाल लिखिए। आगे क्या कह रहा है कि द परसेंटेज, लिखो, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट m, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट m इज 53, इज 53, m का परसेंटेज दिया हुआ है 53%, ठीक। इन इट्स ऑक्साइड, इन इट्स ऑक्साइड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3 M2O3 ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3, ठीक, क्लियर। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ M, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ M बताना है आपको। ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन 45, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 18, चौथा ऑप्शन 36, पांचवा ऑप्शन 27। ये 5 ऑप्शन वाला सवाल कहां पूछता है? केरला पीएमटी में पहले पूछता था, ठीक है। तो अपने पास तो बस एक प्रॉब्लम है, जहां भी पूछा गया हो क्या दिक्कत है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट बोला। क्या बोला? मैं सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट m is 53 in its oxide of molecular formula M2O3, its atomic mass is about, क्लियर। ये है सवाल, ठीक। अब मुझे बताओ, ये बनाया फॉर्मूला, क्या बनाया? फॉर्मूला किसका? ऑक्साइड का, मतलब ये ऑक्साइड है m का, कोई दिक्कत, ठीक। तो इसका मतलब ये m और ऑक्सीजन मिलकर के ही तो मेटालिक ऑक्साइड या कोई भी ऑक्साइड बनाया होगा M2O3, बोलो कोई दिक्कत? ये तो बनाया होगा, ठीक। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि जब भी रिएक्शन होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्टिंग स्पीशीज का और प्रोडक्ट का हमेशा क्या होगा? बराबर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, क्लियर है, ठीक। अब उसको अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द एलिमेंट m, क्लियर, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्सीजन, है ना, जिसे ये कंबाइन कर रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत? ये दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? बराबर। अब ध्यान दो, जब भी ऐसा सवाल परसेंटेज वाला दिया जाए तो आप मान सकते हो क्या, इसका बोला क्या 53%, किसका 53%? टोटल मास का। तो लेट द टोटल मास इज x, लेट द टोटल मास इज y, लेट द टोटल मास इज 100, कुछ भी तो ले सकते हैं। तो हमने माना लेट द टोटल मास इज 100 ग्राम, है कि नहीं? क्लियर है? टोटल मास 100 ग्राम है, तो उसका 53% कौन है? m है, एलिमेंट है m। तो m कितना है? इसका मास कितना है? 53%, तो 100 में ही तो है, तो मैंने 100 ही ले लिया टोटल, तो उसका 53%, 53 ग्राम ही तो हुआ। ऑक्सीजन का मास कितना हुआ जो 100 में से बच गया? तो बोलेंगे ऑब्वियसली इट इज 47 ग्राम। बोलो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब हमें क्या मिल गया? इस एलिमेंट का मास भी मिल गया, ऑक्सीजन का मास भी मिल गया। तो अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किस फॉर्म में टूट जाएगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, यही तो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, क्लियर। किसका? एलिमेंट m का। इट इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, किसका? ऑक्सीजन का। कोई तकलीफ? ओके। इसका मास कितना दे रखा है? 53। नो डाउट इसका इक्विवेलेंट मास पता नहीं है, तो लिख देंगे E, क्लियर, ओके। इज इक्वल टू, इसका मास कितना है? 47 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास तो हमें पता है पहले से, ऑक्सीजन का 8 होता, हाइड्रोजन का 1 होता, क्लोरीन का 35.5 होता, तो क्या लिखोगे यहां पे? 8, क्लियर। अब इसको जब हम लोग सिंपल सॉल्व कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास यही ना, ये किसका है? एलिमेंट m का, बराबर क्या हो जाएगा? इतना इंटू इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये गया ऊपर, क्लियर। तो क्या लिख दोगे? 53 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 47, यही ना। सॉल्व कर दिया इसको, तब क्या हो जाएगा? 8 या 24, 8 पंचे 40 और 2 42 डिवाइडेड बाय 47, यही ना आया? बोलिए कोई दिक्कत? ये आया इक्विवेलेंट मास, ये क्या आया? इक्विवेलेंट मास, क्लियर। अब बोलो क्या इक्विवेलेंट मास पूछा है? नहीं, क्या पूछा है? एटॉमिक मास। क्या पूछा है?
एटॉमिक मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता, बोलो, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, है ना, वैलेंसी जेड फैक्टर, क्लियर, ठीक है। सो एटॉमिक मास कुछ भी होगा डिवाइडेड बाय, अब बोलना वैलेंसी, वैलेंसी किसका, m का वैलेंसी, यहां क्या दिख रहा है तुम्हें, ऑक्साइड में m का वैलेंसी क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली 3 है कि नहीं, तो यहां क्या पुट कर देंगे 3 बेटा, क्लियर। तो ये पता चला कि इक्विवेलेंट मास ऑफ m इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास ऑफ m, है ना, डिवाइडेड बाय 3। इक्विवेलेंट मास दे दिया गया, कितना कितना दे दिया गया, मतलब निकाल के लाए तुम, कितना निकाल के लाए, 424 डिवाइडेड बाय 47, क्लियर। तो ये तो एटॉमिक मास हुआ, है ना। सो एटॉमिक मास बराबर कितना, एटॉमिक मास ऑफ m इज इक्वल टू क्या, 3 इंटू 424 डिवाइडेड बाय 47। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे उन चारों पांचों में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर आएगा। जल्दी से सॉल्व करके बताना कितना, मोबाइल है, कुछ कैलकुलेट करो। निकालो, कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है। अगला सवाल आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर चेक करो कितना आ रहा है। बोलो भाई कितना आ गया, कितना है आंसर, 27 पॉइंट समथिंग, ठीक। सो 27 कितना है, ये तो है ऑप्शन, क्लियर। सो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। अप्रोच समझ में आया, क्लियर है, आंसर मिल गया, आंसर मुद्दा नहीं है, मुद्दा अप्रोच है। क्या कि अप्रोच कैसे सीखेंगे। सवाल क्या था, सवाल में ये बोला कि साहब कोई एलिमेंट है m, उसका ऑक्साइड बन रहा है M2O3। जैसे ही ऑक्साइड बोला तो यहां से वैलेंसी पता चल गई ना, क्या 3 वैलेंसी हो गई, किसकी, उस एलिमेंट m की। तो इसका मतलब इस m का z फैक्टर फौरन पता चल गया। फौरन दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि जैसे वैलेंसी दिया तो इस एलिमेंट की वैलेंसी पता चल गई 3। इसका मतलब जब भी इक्विवेलेंट मास, मोलर मास की जरूरत पड़ेगी तो इस 3 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला क्लू यहां से मिल गया। अब बोला परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज वाला प्रॉब्लम हमारे लिए नया है। जब भी परसेंटेज, और नए में ही तो सीखना है, परसेंटेज जब भी बोले हम सीधा क्या मान लेंगे, 100, क्या मान लेंगे 100। अब जिसका परसेंटेज दे उतना हो जाएगा। मान लो बोलता है ये 50 है तो बोलते 50%, बोलता है ये 30 है तो बोलते 30%, बोला 53 है तो मान लिया हमने 53, क्लियर। 100 में 53 ग्राम, तो बाकी जो दूसरा बचा है वो क्या हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से घटा दिए तो 47 आ गया, क्लियर। जैसे ही इन दोनों का मास पता चल गया तो अब तो काम खत्म है। क्या यही दोनों तो रिएक्ट करके ये बनाए होंगे, क्लियर। जब एक बार ये समझ में आ गया तो दोनों का क्या लगा दिया, दोनों पे क्या लगा दिया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अब देखो इसमें क्या हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री इस्तेमाल किया, क्या हम लोगों ने बैलेंसिंग इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया, सीधा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाया, सॉल्व कर दिया फटाफट, क्लियर। तो इस तरीके से सवाल अपना लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से, यही सवाल बहुत ही आसान बन जाएगा, नो डाउट। इसी को आप स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व करोगे तो अब फिर बैलेंसिंग करोगे, बैलेंसिंग करके भी सॉल्व करोगे, वही आएगा, क्लियर है, ओके। कैसे बैलेंसिंग करके सॉल्व करेंगे सर, तो सर यही से पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, इक्विवेलेंट मास पता है क्या, नहीं। इक्विवेलेंट मास पता है क्या, नहीं। अगर पता होता तो z फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते तो एटॉमिक मास पता चल जाता, क्लियर है, तो वही आंसर मिल जाता। तो यहां तो इस तरीके से सॉल्व होने वाला था नहीं। क्यों नहीं सॉल्व होता, क्योंकि आपको एटॉमिक मास ही नहीं पता है, क्लियर। तो इसलिए हम लोगों ने क्या अप्रोच इस्तेमाल किया, इक्विवेलेंट मास का, क्लियर, ओके। अगला सवाल लिखना जरा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अननोन एलिमेंट फॉर्म्स, लगभग सेम टाइप का सवाल है। एन अननोन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड unknown element forms an oxide. What will be the equivalent weight? What will be the equivalent weight of the element if oxygen content is 20% by weight। क्या बोला, कोई एलिमेंट है, लेट द एलिमेंट इज x, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाया वो ऑक्साइड, क्लियर। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना बोला, 20% बाय वेट, क्लियर। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला है,
an unknown element forms an oxide, what will be the equivalent weight of element if the oxygen content is 20% by weight? क्लियर है? ठीक, तो फिर हम क्या मानेंगे? फिर क्या मानेंगे? बोलो. Let the total mass is 100 ग्राम, ऐसा माना. तो ये 20% बोला ना, तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट हुआ? 20%, मतलब कितना ग्राम? बोलेंगे 20 ग्राम. और जो एलिमेंट X है उसका कितना ग्राम? 80 ग्राम. इतना हमें आइडिया हो गया. अब उसने क्या पूछा? इक्विवेलेंट वेट पूछा. किसका? इस X का. इस एलिमेंट X का क्या पूछा बेटा? ये तो पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. मेटल है क्या? नहीं. व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ what will be the equivalent weight of element if oxygen content is 20% by weight? And options are ऑप्शन है पहला 16, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 64. अब देखो सवाल देख करके तुम अप्रोच लगाओ. क्या अप्रोच लगाएं सर? इक्विवेलेंट पूछा है. क्या? मास. किसका? इस X का. इसका इक्विवेलेंट मास बताना है. क्या है? ओके, ठीक है. तो नो डाउट हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस जानते हैं. ठीक, ये दोनों अपने पास डेटा प्रेजेंट है तो दोनों के ऊपर लगा देंगे और जैसे अभी किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन यहां है. अब बोलो, क्या इस सवाल में अगर बोल देता व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X, क्या हम बता पाते? कभी भी बता पाते? बिल्कुल नहीं बता सकते. क्यों? कि सर यहां से इक्विवेलेंट मास तो आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, बट क्या Z फैक्टर पता है? नहीं. और अगर Z फैक्टर पता नहीं तो हम भूल के भी कभी भी इसका एटॉमिक वेट नहीं बता सकते. यस और नो? क्लियर? पिछले बार सवाल में पूछा था एटॉमिक वेट पूछा ना, तो उसके लिए उसने क्लू दिया. क्या दिया? फॉर्मूला दे दिया. क्या फॉर्मूला दे दिया? M2O3. तो फॉर्मूला देखते ही तुम क्या बोल गए कि साहब उसकी वैलेंसी मिल गई. वैलेंसी मिलते ही Z फैक्टर मिल गया. Z फैक्टर मिल गया तो आपने क्या निकाल दिया? एटॉमिक मास. क्लियर? यहां भी अगर एटॉमिक मास पूछता तो ऐसा कुछ ना कुछ वो क्लू देता. कोई क्लू नहीं दिया. बोल देता बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, या फॉर्मूला ये है, या इसके क्लोराइड का फॉर्मूला ये है. कुछ भी सवाल ट्विस्ट करके देता. कुछ नहीं दिया. क्लियर? उसने पूछा इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास इतने से ही निकल जाएगा. एटॉमिक मास पूछता है तो कुछ ना कुछ डेटा देता. ओके, ठीक है. नाउ अप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे? फिर से वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन. यही ना? क्योंकि इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से तो ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्साइड में ये पूछा है. ओके, ठीक है. तो अब क्या बोलेंगे फिर से भाई? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. बोलो किसका? X का इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. किसका? ऑक्सीजन का. बस यही ना? ओके. सो इसका मास तो तुम्हें पता है कितना है? 80. कितना है? 80 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास नहीं मालूम, ये तो निकालना है. यही तो निकालना है. ओके, इज इक्वल टू इसका मास कितना मिल गया? 20, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना ऑक्सीजन का? 8 है ना? क्लियर? तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ X तुम्हें क्या मिल गया? तो क्या बोलोगे तुम? 80 इंटू 8, ये जगह यहां, ये जगह यहां, ये जगह नीचे, डिवाइडेड बाय 20. ये भी इससे काट दिए तो कितना मिल गया? 32. है कोई ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल है. सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लियर? तरीका समझ में आया? अब देखो ध्यान से, इसी में वो बोलता, इसी में वो सवाल को एक्सटेंड कर देता. इसी में क्या सवाल को एक्सटेंड करता? इक्विवेलेंट मास नहीं पूछता. क्लियर है? बोलता कि X ने ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक ऑक्साइड बनाया, जिस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कंटेंट है 20%. कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ X, ये निकालो. तो बोलेंगे हम Z फैक्टर दो, तो सवाल को ट्विस्ट कर देता. इफ फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ दिस एलिमेंट इज XCl3, ऐसा वो सवाल को ट्विस्ट कर देता. क्या बोला? इफ फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट X इज XCl3, तो हमें क्या पता? क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 होती है, तो 4n इसकी वैलेंसी क्या पता चल गई? 3. तो Z फैक्टर क्या पता चल गया? 3. और Z मिलते ही क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, और वैलेंसी कितनी है? 3. तो एटॉमिक मास ऑफ X क्या पता चल जाता? 3 इंटू इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास तुम निकाल चुके हो कितना? 32. तो आंसर फौरन हो जाता 96. बोलो यस और नो? क्लियर? तो अगर उसे ये पूछना होता तो वो
आगे बढ़ाता आपको। या मान लो तुमसे यही पूछ दे कि वो ऐसा फॉर्मूला बनाता है, किसका? क्लोराइड का। क्या बनाता है? अपना क्लोराइड ऐसा बनाता है। क्लियर? सो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ इट्स क्लोराइड HCl3, ऐसा बोल देता। क्या बोल देता? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ इट्स क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट HCl3। तो अब क्या बोल देते? इसका मोलर मास बराबर क्या? एटॉमिक मास ऑफ X प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl, है कि नहीं? जैसे ही ये फॉर्मूला तुम देखे तो ये क्या निकाल दिए? वैलेंसी 3, और यहीं से तो निकाले तुम एटॉमिक मास। अब इसी एटॉमिक मास को लिखते 96 प्लस 3 इंटू 35.5, जोड़ देते। ये जोड़ के जो वैल्यू आती है वही हो जाता आंसर। क्लियर? तो इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर कि वो सवाल को कैसे कैसे ट्विस्ट करता है। गिवन डेटा से आप क्या क्या कर सकते हो, ये होगा किसके अकॉर्डिंग? जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है और उसका एप्लीकेशन अगर आप सीख रहे हो तो आप इसको आसान बढ़ाते चले जाओगे। जितना ही वो आगे बढ़ाता चला जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ओके, अगला सवाल लिखना जरा, जब तक हम बोर्ड मिटा रहे हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.52 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड, 1.52 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड, 1.52 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल on ignition produces 0.995 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। क्लियर? व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है। यह है सवाल। सवाल में क्या बोल रहा है? 1.52 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल। मान लिया कि हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है MOH। क्लियर? इसका मास दे रखा कितना बेटा? 1.52 ग्राम, ऐसा बोला। ठीक, सवाल में क्या बोला? इसका इग्निशन किया। क्या किया? इग्निशन किया। ठीक है, इग्निशन किया, इसका मतलब जला दिया। इसको जलाने के बाद बना दिया क्या? ऑक्साइड, कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है सिंपली क्या? इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है, और आपको क्या है? इक्विवेलेंट मास बताना है। किसका? मेटल का। ठीक, समझ में आ रही बात? अब देखो सीधा सीधा क्या उसने तुम्हें कोई बैलेंसिंग बताई? नहीं। कोई रिएक्शन बताया? नहीं। कोई इक्वेशन बताया? नहीं। सीधा क्या बोला? ये था, वो बना, खत्म, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाटएवर बी द टाइप ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। इतना ही तो जानते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, तो ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शंस लिख लो, बाद में आंसर अपना मिला लेना आप जो भी है। ऑप्शन पहला किधर गया? 1.52, दूसरा ऑप्शन 31.6, तीसरा ऑप्शन 190 और चौथा ऑप्शन 9। ऐसा बोला, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ठीक, सो व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट अप्लाइड? कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बोलना जरा जल्दी से। यह है रिएक्टेंट और यह है प्रोडक्ट। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज MOH, है ना, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज MO। अब ध्यान से मैंने क्या बोला है? जनरल फॉर्मूला लिख लिया मैंने, मेटल हाइड्रोक्साइड बोला उसने। क्या ये बोला MOH2? नहीं ना। क्या एटॉमिक मास, सॉरी, इसका वैलेंसी दिया हुआ है? नहीं ना। तो MOH का मतलब ये नहीं कि इसकी वैलेंसी 1 है। क्लियर है? और MO का मतलब ये नहीं कि इसकी वैलेंसी 2 है। हमने जनरल फॉर्मूला लिखा, हमें तो पता ही नहीं है कि इसकी वैलेंसी है क्या। हाँ, बोल देता कि बाइवेलेंट मेटल है, तब हम जानबूझ के लिखते MOH2, तब जानबूझ के लिखते MO। यहां इसका मतलब ये नहीं कि बाइवेलेंट, यहां इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवैलेंट, हमें तो वैलेंसी दिया ही नहीं। हम तो जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड। ओके, ऐसा लिखा। अब बोलो, हम लोगों ने क्या बोला था सॉल्ट के बारे में? सॉल्ट के बारे में, ऑक्साइड के बारे में, हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या बोला था? कि सॉल्ट बराबर क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट बराबर क्या? बोलो, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट बराबर क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन, है ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड बराबर क्या? तब क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस हाँ, वेरी गुड, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का कितना है? 8, है कि नहीं। इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्साइड ऐसा ही बोलते हैं, तब क्या हो जाएगा? बोलो बेटा,
तब क्या बोलेंगे, फिर से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल और प्लस हाइड्रोक्साइड का 16 1 17 और ऊपर चार्ज 1, तो 17/1, तो कितना हो जाएगा 17। ये बोल देते इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड, तब क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस क्लोराइड का 35.5। ये सर नो, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सब सीखा हुआ है। क्लियर? आज हम सब उन सबको अप्लाई कर रहे हैं प्रीवियस कमेंट्स को, मतलब प्रीवियस अपने कॉन्सेप्ट्स को। ठीक, ओके। अब बोलो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास? इसको भी लिख सकता हूं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या इसका मास गिवन दिया हुआ है 1.52 है ना, डिवाइडेड बाय, इसको तोड़ के अभी लिखा हम लोगों ने क्या, हाइड्रोक्साइड है, तब क्या लिखोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू, इसका मास दे रखा है 0.995 है ना, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड बोला ना, तो मेटल ऑक्साइड के लिए क्या बोलोगे मेटल और प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड। चलो यहां रख दें, तब क्या बोल देंगे 1.52 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल और प्लस ये कितना 16 1 17 और यहां 0.995 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ऑक्साइड का कितना होता 8, कितना होगा 8। अब बोलो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट मास, इसके फॉर्म में एक ही तो वेरिएबल बचा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ये निकल जाएगा आंसर आपका जो भी है। क्लियर? इन चारों में से कोई ना कोई आंसर आएगा, मैं आंसर देख के बता देता हूं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1.52 ग्राम ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी मतलब 9, ये आना चाहिए, चेक कर लेना। क्लियर है? तरीका समझ में आया मैंने क्या किया? हमें दिया उसने क्या, हाइड्रोक्साइड, क्या दिया हाइड्रोक्साइड, क्या बना ऑक्साइड, बीच में क्या हुआ कोई मतलब नहीं है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को इससे कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा एक बार प्रूफ हो गई बात, क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट क्या होगा बराबर, सारे रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट होगा बराबर, सारे प्रोडक्ट का बराबर, इसका मतलब सब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बराबर, तो हमें जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उतना पुट कर देंगे। तो इसका इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट बराबर कर दिया। इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये गिवन मास है और इसका ये गिवन मास है। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उसी को हमने अप्लाई कर दिया। हाइड्रोक्साइड है तब मेटल प्लस 17, ऑक्साइड है तब मेटल प्लस 8, क्लोराइड होता था मेटल प्लस 35.5, यस और नो, फ्लोराइड होता था मेटल प्लस 19, हाइड्राइड होता था मेटल प्लस 1। क्लियर? कोई दिक्कत? ये तरीका सॉल्व कर दिया, आंसर क्लियर। ठीक, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड, 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल is converted to chloride completely, and it yielded 5 ग्राम ऑफ क्लोराइड, 5 ग्राम ऑफ क्लोराइड। कोई मेटल है उसका क्लोराइड बनता है, हमें नहीं मालूम मेटल की वैलेंसी क्या है, इसलिए हम MCl Cl2 कुछ नहीं लिख सकते, इन जनरल लिखा मेटल क्लोराइड। इसका कितना ग्राम बोला 5 ग्राम बना है भाई साहब। ठीक, क्लियर? व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, फिर से सवाल वही है। क्लियर? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। क्लियर? पहला ऑप्शन है 33.25, दूसरा ऑप्शन है 3.325, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 20। क्लियर? फिर से सवाल पढ़ रहा हूं। 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल, मेटल का ऑक्साइड था MO, है ना, वट एवर बी द फॉर्मूला, हमने जनरल लिखा मेटल ऑक्साइड। क्लियर? इसका कितना ग्राम 3 ग्राम, इसको कन्वर्ट करके क्या बना गया मेटल क्लोराइड। ठीक, वट एवर बी द फॉर्मूला, हमने इन जनरल लिखा क्या MCl। क्लियर? तो क्या बोल रहा है 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल इज कन्वर्टेड टू क्लोराइड कंप्लीटली एंड इट यील्डेड 5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। क्लियर? What is the equivalent mass of metal? This is your complete question. Clear?
अब देखना बेटा क्या बोला जा रहा है, क्या बोला, ऑक्साइड को क्लोराइड में बदले। अभी क्या किए थे, हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड में बदले थे, ये सर नो। तो यहां क्या कर देंगे, सेम वही बात, इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज रिएक्टेंट, ऑक्साइड, विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट, क्लोराइड। कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या, गिवन मास, अब यहां क्या बोलोगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, यही ना, इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, यही ना, स्टेप वाइज सीखो। गिवन मास कितना है, 3 ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या लिखे, ये है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8 लिखेंगे डायरेक्ट, ओके। यहां क्या बोल रहे हैं, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, और प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, यही ना, बस हो गया। अब ये भी इक्विवेलेंट मास और ये भी इक्विवेलेंट मास, यही ना है, तो क्या तुम इसको सॉल्व करके नहीं निकाल लोगे, निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू क्या, ई प्लस 35.5 इज इक्वल टू 5 इंटू ई प्लस 8, बोलो बेटा, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आया 3e, और प्लस कितना, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 3 9 1 10, यही ना, 106.5 इज इक्वल टू 5e और प्लस 40, इधर ज्यादा इधर कम, तो इसको भेज दे उधर, तो यहां क्या हो जाएगा, 5e माइनस क्या, 3e, इधर क्या हो जाएगा, 106.5 माइनस क्या, 40, क्लियर। तो यहां कितना हो गया, 0.5, और यहां 6, और यहां 60, कोई दिक्कत, 66.5 इज इक्वल टू कितना, 2e। सो व्हाट विल बी e, e की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 66.5 बाय 2, सो इट विल बी 33.25। ऐसा कोई है, बोलेंगे यस सर, पहला ही ऑप्शन है, क्लियर। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। हाँ टाइम 5:15, हाँ बस छोड़, क्लियर। सो इट इज 33.25। तरीका समझ में आ रहा है। अगेन सेम वे जैसे हम लोगों ने पिछला बोला था वैसे ही इस प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक। अगला सवाल एक लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 74.5 ग्राम ऑफ ए मेटालिक क्लोराइड, 74.5 ग्राम ऑफ ए मेटालिक क्लोराइड contains 35.5 gram of 35.5 gram of chloride, 35.5 gram of chloride. What is the equivalent weight of, what is the equivalent weight of metal, what is the equivalent weight of metal? Options are, पहला ऑप्शन 19.5, दूसरा ऑप्शन 35.5, तीसरा ऑप्शन 39 और चौथा ऑप्शन 78। ये 4 ऑप्शन है। सवाल क्या बेटा, बोला 74.5 ग्राम ऑफ ए मेटेलिक क्लोराइड। अब बोला एक जनरल एक फॉर्मूला है, मतलब एक क्लोराइड है MCl, ऐसा, इसका टोटल मास कितना दे रखा है, 74.5 ग्राम है इसका, क्लियर। अब क्या बोला है कि कंटेन्स 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड, इसमें Cl माइनस कितना है, 35.5 ग्राम, क्लियर, कोई दिक्कत। तो मुझे बता इसमें मेटल कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, टोटल कितना था 74.5 और माइनस कितना हो जाएगा 35.5, यही तो होगा। तो बिल्कुल 100 वाला आ गया। जैसे हम लोग बोलते थे कि साहब इस ऑक्साइड में इतना परसेंट है, तो यहां तो परसेंट भी नहीं बोला, यहां तो डायरेक्ट बोल दिया इतना था क्लोराइड, मतलब मेटल क्लोराइड टोटल मास, और इसमें क्लोराइड का दे दिया तो मेटल का मास आ गया। कितना मेटल का मास है, बोलो, 0.5 से 0.5 गया 0, और यहां कितना, 14 में से 5 गया 9, और यहां कितना 6 में से 3 गया 3, यही ना, 39 ही ना, पक्का 39 आ गया, क्लियर। अब देखो ये सवाल तो यही सॉल्व हो गया, ये सवाल तो यही ओरल सॉल्व हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो ये देख लो फटाफट, क्या कि क्लोरीन के 35.5 ग्राम से जो रिएक्ट करता है उसी को तो इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, नहीं क्या। तो मेटल का कितना ग्राम, 39 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है, 35.5 से, तो यही चेक कर 39 ग्राम तो आंसर होगा, क्लियर। तरीके से आ जाओ, तब क्या बोलोगे
कि ये मेटल और क्लोरीन मिलकर के ही तो बनाया होगा ये, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होते हैं, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ व्हाट, क्लोरीन, क्लोरीन मतलब क्लोरीन, यही ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या बोले, इसका मास निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या बोलोगे, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। सो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास मेटल के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। ओके, इसका मास निकाल लिया आपने कितना, 39, इसी का तो इक्विवेलेंट मास निकालना है, इज इक्वल टू इसका मास दिया हुआ है कितना, 35 पॉइंट, वेरी गुड, 35.5 किसका, क्लोरीन का, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता, 35.5 ही होता, ये कट के कितना हो गया 1, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना निकल गया, ऐसे भी सॉल्व हो गया, क्लियर। और कॉन्सेप्ट अपने पास जो था क्या, कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास अगर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बोला जाए तब क्या बोला गया, उस सब्सटेंस का वो मास जो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने यहां से सॉल्व किया कि टोटल था इतना और Cl का क्या बोला हुआ है, इतना दिया हुआ है, इसका मतलब इसी के इस रेस्पेक्ट में जो निकलेगा वही आंसर होगा, तो इसमें से घटाकर कितना निकाल दिया तो कितना है 39, क्लियर। तो यही तो हो गया इक्विवेलेंट मास किसका, उस सब्सटेंस का, क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 4 ग्राम ऑफ कॉपर वाज 4 ग्राम ऑफ कॉपर वाज 4 ग्राम ऑफ कॉपर वाज dissolved in concentrated nitric acid, dissolved in concentrated nitric acid, ठीक। आगे, द कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फुल स्टॉप के बाद, द कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग gave 5 gram of its oxide, 5 gram of its oxide. What is the equivalent mass of copper? What is the equivalent mass of copper? ये पूछा गया है, एंड ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन 23, दूसरा ऑप्शन 32, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन 20, ठीक। अलग अलग वैल्यू देकर के घबरा नहीं जाना है, हमेशा 63.5 डिवाइडेड बाय समथिंग ये चेक नहीं करना है। क्या बोला गया, इक्विवेलेंट मास इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जैसा रिएक्शन वैसा ही वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू आएगी उसको एक्सेप्ट करना है, क्लियर। ओके, अब देखो जरा सवाल देखो, पहले क्या बोला कि साहब कॉपर था, ठीक है, ये कॉपर है, इसको मिला दिए किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, HNO3 में, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हें 4 ग्राम, ठीक। इससे बना क्या, कॉपर नाइट्रेट, क्या बना, कॉपर नाइट्रेट, ठीक। सो CuNO3, अब क्यूप्रिक बना कि क्यूप्रस बना, मैं उससे मतलब, उसने बोला सीधा कॉपर नाइट्रेट, ओके मान लिया हमने, कुछ भी होगा ही। अब इसको क्या किया गया, क्या बोला गया कि डिसॉल्व्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड द कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बना है इसको कर दिया हीटिंग, और हीटिंग करने के बाद क्या बोल रहा है कि कॉपर का ऑक्साइड बना, क्या बना, कॉपर का ऑक्साइड। अब क्यूप्रस की क्यूप्रिक फिर से नहीं दिया है, क्लियर, बट ये जरूर बोला है कि ये 5 ग्राम है, कितना ग्राम है, 5 ग्राम है, क्लियर, इतना तो बोला। अब इस बीच में क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं, हम तो सीधा यहां आ जाएंगे, रिएक्टेंट क्या है ये, और प्रोडक्ट क्या है ये, बस, क्लियर। तो हम सीधा क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो, कॉपर ऑक्साइड, यही ना, ओके। अब गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास कॉपर का और गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास कॉपर ऑक्साइड का, बोलो बेटा, लिखेंगे, यह है कॉपर, ठीक है। इसका मास दे रखा 4 ग्राम, यहां लिख दिया 4 ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास नहीं मालूम है, ठीक, ओके। वहां मास कितना मिल रहा है, 5 ग्राम, डिवाइडेड बाय, अब इसको तोड़ के हम लोग कैसे लिखते थे, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर लिखेंगे, और प्लस ऑक्साइड के लिए क्या लिखते थे, 8, है कि नहीं, कोई दिक्कत, ये लिख दिया। अब बोलो, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, ये ई, हमने अब इसको लिख दिया ई, प्लस 8 लिख दूं,
बराबर क्या 5 इंटू ई, कोई तकलीफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से क्या हो गया 4e और प्लस 32 इज इक्वल टू 5e, क्लियर। और ये गया इधर तो कितना बचा 32 बराबर कितना e, क्लियर, निकल गया। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर 30, आंसर इज बी। तरीका समझ में आया? तो अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का इंपॉर्टेंस क्या बेटा, है कि नहीं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ लिए तो इसका मतलब क्या है, मजा ही मजा है। क्या मजा है कि वैसा बैलेंसिंग का झंझट खत्म। पहले जब हम लोग बोल रहे थे अरे रिएक्शन लिखो, 4 स्टेप फॉलो करो, क्या स्टेप फॉलो करो, सबसे पहले मैं बैलेंस करो, अच्छा, दूसरे में जो दिया हुआ उससे मोल निकालो, अच्छा, तीसरा में यूनिटरी मेथड लगाओ, ठीक है, चौथे में मोल जो निकल गया फिर उसको अमाउंट में कन्वर्ट करो, क्लियर। आपको बैलेंसिंग रिएक्शन लिखना, सारा तामझाम, चारों स्टेप की छुट्टी, सीधा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाओ, सॉल्व कर दो, क्लियर, ठीक। सो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कर देता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कर देता है, स्टोइचियोमेट्री को बहुत ही सिंपल बना देता है। कोई तकलीफ? सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी स्पीशीज। तो ऐसा नहीं कि यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, ये तो अभी एक पार्ट है, फिर आगे चल करके आएगा अपना सॉल्यूशन, है कि नहीं। सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म से फिर हम लोग बात करेंगे कि एसिड का कैसे निकालेंगे, बेस का वहां पे कैसे निकालेंगे, मोलरिटी नॉर्मेलिटी को इस्तेमाल करके, है ना। और फिर बात करेंगे वहां जब दो सॉल्यूशन मिला देंगे तो तीसरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, है ना, वहां इक्विवेलेंट का क्या यूज होगा। अगर 2 एसिड और बेस को मिला दिया गया तो न्यूट्रल हो गया, तब कैसे अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर वहां इक्विवेलेंट आएगा। फिर उसी चीज की जरूरत पड़ेगी कहां, रिडॉक्स में। रिडॉक्स में जब जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे निकालेंगे, है कि नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होगा, कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होगा, उन सब चीजों को वी विल डिस्कस इट इन दैट टॉपिक, क्लियर है। तो अभी शुरुआत है इस चैप्टर की, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, क्वेश्चंस होंगे, क्लियर, ठीक। तो अब तक जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया, ऑब्वियसली आया ही होगा, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।